नमस्कार। दिल्ली में एक हफ्ते तक चले फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन और सोलर फैब्रिकेशन की नई तकनीक के अलावा विज्ञान से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। खबरों के अलावा आज के अंक में हम चर्चा करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और चुनौतियों पर। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। देश भर की विभिन्न प्रतिभाओं को मिला एक मंच। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 35वीं वार्षिक बैठक। जयपुर में इकट्ठा हुए देश भर के वैज्ञानिक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। सौर ऊर्जा की तकनीक को बेहतर बनाने का प्रयास। वैज्ञानिकों ने विकसित की फैब्रिकेशन की नई तकनीक। और खोज खबर में चर्चा करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और चुनौतियों पर। मिट्टी से बना फ्रिज हो या फिर बोरवेल स्कैनर, ऐसे कई रोचक आविष्कारों को एक मंच मिला हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में। 4 से 10 मार्च तक चले इस आयोजन का शुभारंभ राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने किया, जहां देश भर से आए इनोवेटर्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं इनमें से चुने गए बेहतर 10 इनोवेटर्स को पुरस्कार के साथ साथ राष्ट्रपति भवन में 10 दिन रहने का भी मौका मिला। तेजी से विकास करती दुनिया का आधार है नए आविष्कार। लेकिन नए आविष्कारों को प्रोत्साहन की भी सख्त जरूरत है। खासकर दुनिया भर की सरकारों को सकारात्मक शोधों और खोज को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। खासकर ऐसे खोज जो हाशिए पर खड़ी जनता को मुख्यधारा में शामिल कर सकें। इसी उद्देश्य से और जमीनी स्तर पर शोध और आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति भवन और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के सौजन्य से 4 से 10 मार्च तक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें जमीनी स्तर से जुड़े देश भर के 37 आविष्कारों और 10 शोधकर्ताओं को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने पुरस्कृत किया। ग्रासरूट इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क है हर स्टेट में, वहां से काम होता है, केवल दिल्ली से नहीं होता है या अहमदाबाद से नहीं होता। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम लोग अभी जैसे कि राष्ट्रपति जी की प्रेरणा है कि हर यूनिवर्सिटी में इनोवेशन क्लब बनाया है। CSR की लैब्स है, 38 लैब्स है पूरे देश में, तो CSR की हमारी पार्टनरशिप है, उनसे स्प्रेड हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लैब्स है, उनसे पार्टनरशिप है, उससे स्प्रेड हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स है, उससे स्प्रेड हो रहा है। ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि ये जो पूरी इकोसिस्टम है ना, वो पूरी भारत में हम ले जाने की कोशिश करें। महोत्सव का मकसद था जमीनी स्तर पर शोध और आविष्कारों को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण आविष्कारों को विशाल स्तर पर जन जन तक पहुंचाना। उम्मीद है कि अपने मकसद में ये महोत्सव काफी हद तक कामयाब होगा। गुरुत्वीय तरंगों की खोज से लेकर टेलीस्कोप के निर्माण तक भारतीय वैज्ञानिकों का खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में आज और ज्यादा वैज्ञानिकों की जरूरत है ताकि हम अंतरिक्ष के कई रहस्यों को उजागर कर सकें। ऐसी ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई जयपुर में आयोजित एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की 35वीं वार्षिक बैठक में। इसके अलावा इस मौके पर वैज्ञानिकों द्वारा भविष्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की भी जानकारी दी गई। वातावरण का अध्ययन हो, मंगल ग्रह का या फिर चंद्रमा का, खासकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय शोधकर्ताओं और भारतीय तकनीकी के योगदान का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। हाल में उपग्रहों की एक नई दुनिया की खोज हुई।
जो सूत्रों के मुताबिक लद्दाख स्थित भारत के हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के जरिए ही संभव हो पाई। जयपुर में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के 35वीं सालाना सम्मेलन में भारतीय शोधकर्ताओं के इस योगदान का जश्न मनाया गया और भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। 6 से 10 मार्च तक चले सम्मेलन में ASI के सभी सदस्यों को शामिल होने का न्योता था, जिसमें शोधकर्ताओं के अलावा खगोल शास्त्र तथा खगोल भौतिकी के छात्र और उनसे जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोग शामिल हुए। This is an yearly meet in which we try to find what is the new has been done in the last year and what are we planning for the astronomy as an Indian community, as for the Indian community and for the whole world community. What are we planning for the upcoming years? So, and what we have done in the last year, it's just like that. सम्मेलन में 5 विभिन्न विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिनमें गुरुत्वाकर्षणीय खगोल शास्त्र से लेकर उच्च संगणना खगोल भौतिकी के सत्र शामिल थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में फैकल्टी ऑफ साइंस की डीन प्रोफेसर GC अनुपमा ने बताया कि IIA जल्द ही इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले लद्दाख में 10 मीटर क्लास वाला टेलीस्कोप स्थापित करने जा रहा है। स्थापित होने के बाद ये टेलीस्कोप बिना रुकावट के साल भर आकाशीय गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम होगा। इस टेलीस्कोप के लगने के बाद भारत 8 से 10 मीटर क्लास का टेलीस्कोप स्थापित करने वाली दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। IIA वैश्विक विकास परियोजना के तहत लद्दाख के हानले वेधशाला में 70 सेंटीमीटर टेलीस्कोप लगाने की भी तैयारी कर रहा है। परियोजना का मकसद अंतरिक्ष में सुपरनोवा, गामा किरणों का विस्फोट और दूसरी अस्थायी घटनाओं का अध्ययन करना है। IIA के शोधकर्ताओं ने हाल में खोजे गए उपग्रहों के खोज मिशन में महत्वपूर्ण लाइट कर्व का योगदान दिया, जिसने एक उपग्रह के अपनी कक्षा में घूमने के वक्त का अंदाजा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विज्ञान प्रसार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय रहा विमेन लीडरशिप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस कार्यक्रम में देश की जानी मानी महिला वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया और साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की चुनौतियों पर चर्चा की। पेश है ये रिपोर्ट। मैरी क्यूरी से डॉरथी हॉजकिन और कल्पना चावला से जानकी अम्माल तक इतिहास ऐसी विलक्षण प्रतिभायुक्त महिलाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया और दुनिया को वो स्वरूप प्रदान किया जिस रूप में हम आज उसे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इन महत्वपूर्ण योगदानों और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए विज्ञान प्रसार ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ मिलकर 8 और 9 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इंडियन नेशनल साइंस अकादमी में संपन्न संगोष्ठी की विषय वस्तु थी विज्ञान और तकनीकी में महिला नेतृत्व, अवसर और चुनौतियां। विचार विमर्श का केंद्र था कि किस तरह महिला वैज्ञानिक अवसरों और चुनौतियों का सामना कर रही हैं और दुनिया की वैज्ञानिक समझ बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्य कर रही हैं। Economy in the developing countries will improve very fast if we get more and more women as entrepreneurs or as partners in these enterprises. I never want any reservation for my women scientists. They excel in their field and they should continue to excel in their field. And we will push them to reach the highest positions. संगोष्ठी में कॉलेज छात्राओं के अलावा महिला वैज्ञानिकों, महिला उद्योगपतियों तथा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र की दूसरी पेशेवर महिलाओं ने शिरकत की।
केंद्रीय विज्ञान, तकनीकी और भूविज्ञान मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन ने समारोह का उद्घाटन किया। सम्मेलन में देश भर से आई महिला शोधकर्ताओं और पेशेवरों ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महिला नेतृत्व की भागीदारी बढ़ाने के लिए उचित वातावरण तैयार करने और विज्ञान के इस्तेमाल से महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाने पर जोर दिया। उम्मीद है कि ये सेमिनार विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद लिंग भेद की समस्या के निदान में सहायक साबित होगा। सौर ऊर्जा की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है वैज्ञानिक इससे जुड़ी तकनीकों को और बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों ने सोलर सेल के फैब्रिकेशन को और बेहतर बनाने की तकनीक विकसित की है, जिससे कि इसकी प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए। वैज्ञानिकों को इस तकनीक के काफी बेहतर परिणाम भी मिले हैं। इस सच्चाई में कोई शक नहीं कि वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक परेशानी है, बिजली की मांग सालों भर रहती है और दिन रात रहती है, लेकिन सौर ऊर्जा सिर्फ दिन के वक्त उपलब्ध है, और वो भी आकाश में बादल छाए हों तो सौर ऊर्जा का अभाव रहता है। सौर ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के लिए हरित ऊर्जा और सेंसर सिस्टम के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीकी इजाद की है। This is the first type of solar hub created in India, where the mandate was to create a state-of-art facility for the fabrication and characterization of silicon solar cells. Our original target was to fabricate 15 to 17% solar cells, but we are glad to tell that we have exceeded the target, and now we are making 18 to 19% solar cells in our lab. नई तकनीकी कार्बन सिलिकॉन सौर सेल के रूप में है, जो 3/3 के टुकड़ों के रूप में गूंथी गई है। गुंथना या फैब्रिकेशन सौर सेल की निर्माण प्रक्रिया होती है ताकि सौर ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके। आमतौर पर इस प्रक्रिया में सेल में कई बार वायु रहित शून्य बनाया जाता है। टीम ने क्रिस्टल का सौर सेल फैब्रिकेशन तैयार किया है, जिससे उद्योगों के स्तर पर भी भारी मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इस विकल्प में अब तक के सर्वश्रेष्ठ तरीकों और सबसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रक्रिया में सिलिकॉन के जालीनुमा टुकड़ों से फॉस्फोसिलिकेट ग्लास या PSG हटाया जाता है, जिसके लिए एक गीले टेक्सचराइजेशन बेंच का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अपमिश्रण किया जाता है, जिसका काम टुकड़ों में बिजली का प्रवाह बेहतर बनाना होता है। इसके बाद इन टुकड़ों को सुनिश्चित आकार में काट लिया जाता है। सिलिकॉन के टुकड़ों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसमें 2 स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रक्रिया भी शामिल होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन सिलिकॉन सौर सेल के सामने और पीछे एक परत चढ़ाई जाती है ताकि एक दूसरे के विरुद्ध सम्मिश्रण ना हो सके। शोधकर्ताओं की एक टीम ने इन सौर सेल की गुणवत्ता की जांच की और इनमें पारंपरिक सौर सेल से अधिक कार्य क्षमता पाया। इस प्रक्रिया का उद्योगों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना तो तय है कि ये प्रक्रिया दीर्घकालीन ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने की क्षमता रखती है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
Currency Building, Kolkata. A 178-year-old structure, built in 1833 in the Italianate style with Venetian windows, ornate cast iron gates and railings. The central hall of this building gets light through the sunlight overtoppings in the large domes. This beautiful building was originally the Agra Bank, and then it became the Office of Issue and Exchange of Government Paper Currency. It later housed the Reserve Bank of India until 1937. Today, the building is protected by the Archaeological Survey of India. मंगलयान से लेकर CERN के बड़े प्रयोगों में आज महिलाओं की भागीदारी विश्व स्तर की वैज्ञानिक गतिविधियों में तेजी से बढ़ी है। महिलाओं के विभिन्न क्षेत्र में कामयाबी को लेकर हाल ही में पूरे विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, लेकिन काफी प्रोत्साहन के बावजूद आज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर नहीं है। उनके सामने अपने करियर को चुनने की तमाम मुश्किलें होती हैं और इसी वजह से महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सात मार्च 2013 मशहूर पत्रिका नेचर ने अपने संपादक मैगजीन क्लार्क की याद में विशेष अंक निकाला, जिसमें विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं और इस क्षेत्र को अपना करियर बनाने वाली महिलाओं की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे ये साफ होता है कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए असंख्य चुनौतियां हैं। इनके अलावा कई दूसरे अध्ययनों से भी पता चला है कि स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध की पढ़ाई में भी महिलाओं की तादाद अच्छी रही है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में कम है। आंकड़े बताते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। स्नातकों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा होने के बावजूद दुनिया के कई हिस्सों में महिला शोधकर्ताओं की संख्या में 20 से 30% की गिरावट आ जाती है। इसकी वजह कई हैं, जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वजह प्रमुख हैं। हम में से कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुशासन और कामकाज के तौर तरीकों को लेकर लिंग भेद बना हुआ है। नतीजा ये निकलता है कि सक्षम होने के बावजूद नव युवतियों को वैज्ञानिक शोध से दूर रखा जाता है। लिंग भेद और निरुत्साहित करने का असर मनोबल पर पड़ता है, जिससे अक्सर महिलाएं शोध और प्रयोगशाला के कार्यों से दूर रहती हैं। सामाजिक तौर तरीकों के अलावा पारिवारिक और मातृत्व का बोझ भी महिलाओं को पूरे वक्त वैज्ञानिक रिसर्च से दूर रखती है और उन्हें पार्ट टाइम रिसर्च और शिक्षक के पद से ही संतुष्ट रहना पड़ता है। विज्ञान जगत में संस्थागत रूप से व्याप्त इस लिंग भेद को समाप्त करने की सख्त जरूरत है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर इंदिरा नाथ जी, जो कि जानी मानी इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और भारतीय चिकित्सा में इनका अहम योगदान रहा है। डॉक्टर नाथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर नाथ, महिलाएं आज लगभग सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का या फिर कोई और, लेकिन फिर भी उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। आपका क्या मानना है? हाँ, प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं। एक तो ये है कि महिलाएं इतने नंबर में नहीं हैं जिसमें एडजस्ट हो सकते हैं सिस्टम्स, और कुछ प्रॉब्लम्स खासकर महिलाओं के लिए है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर यंग एज में। जब पीएचडी करने के बाद साइंस स्ट्रीम में आना है, जब ये वैल्यूबल होते हैं और जब वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव टाइप ऑफ फेज में होते हैं, उस वक्त उन लोगों को प्रोटेक्शन और थोड़ा फैसिलिटीज और चाहिए होते हैं।
जी, आपका बहुत योगदान रहा है भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में और आपने बहुत काम भी किया है। तो महिला होने के नाते आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कहूं तो आपको क्या कभी कठिनाइयां महसूस हुई महिला होने के नाते? एक्चुअली डॉक्टर्स के लिए इतना प्रॉब्लम्स नहीं है जितना मैं समझती हूँ, एंड मैंने मेडिकल रिसर्च कर रही हूँ, तो उसमें तो हमें कोई ना बायस मिला। जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो यूजुअल जो होते हैं लेडीज को जो काम में लगे रहते हैं उसमें है। एक्चुअली मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन है फॉर वुमेन, मेरे ख्याल में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बेसिक साइंसेस में आते हैं उस वक्त मैंने देखा कि हमें हमारे महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली यंग एज में। एक बार एक स्टेज पहुंच जाते हैं उसके बाद तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक तरफ से इंडिया में थोड़ा हमें एडवांटेज ये है कि लेडीज के सैलरीज वही इक्वल है आदमियों के साथ, तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। एक बार वो पोजीशन में पहुंच जाएं या कोई भी पोजीशन हो, जूनियर साइंटिस्ट भी हो, तो बिटवीन लेडीज एंड मेन कोई खास डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं है सैलरी वाइज। कुछ डेवलप्ड नेशंस में बल्कि वहाँ डिफरेंसेस हैं, सो उस तरीके से हम थोड़ा एडवांटेज में हैं। लेकिन मेडिकल में इतना प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत अच्छे एक्सेप्ट होते हैं पब्लिक से भी और अपने कोलीग्स में भी। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेडिसिन में लेडीज इतना फ्रीली नहीं करती हैं, जैसे जनरल सर्जरी है, ब्रेन सर्जरी है, बोन्स का जो सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स, उसमें थोड़ा नंबर्स कम है। लेकिन आपने इतना लंबा सफर तय किया है अपने करियर में और अभी भी एक तरह से मतलब आपका इतना नाम है, लेकिन ये बताइए आप क्या बदलाव देखती हैं? मतलब आपने पहले के भी अपने कोलीग्स देखे होंगे और अभी भी देखे होंगे, तो पहले के समय में और आज के समय में आपको क्या बदलाव लगता है महिलाओं के जो भागीदारी है उसमें? एक तो अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, लेडीज ज़्यादा आ रही हैं रिसर्च में, खासकर बायोलॉजी में और लाइफ साइंसेस में, जो हम नेचुरल साइंसेस के अंडर आते हैं, तो उसमें लेडीज ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि लड़के तो आजकल या आईटी में जा रही हैं या उसमें बिजनेस मैनेजमेंट और थिंग्स वे यू कैन मेक मनी एक्चुअली, तो उसमें जा रहे हैं। तो उस तरीके से गर्ल्स ज़्यादा आ रहे हैं बायोलॉजी में, तो वो तो अच्छा न्यूज़ है। खासकर मैं बायोटेक्नोलॉजी डेवलप कर रही थी अपने इंस्टीट्यूट में, तो उधर तो बहुत लड़कियां आती हैं क्लास में। और अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें डॉक्टर, तो आपको क्या लगता है कि दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा विज्ञान एक अच्छा क्षेत्र है महिलाओं के लिए, जिसमें वो वैज्ञानिक या शिक्षक के तौर पर काम कर सकती हैं? हाँ, मेरे को लगता है वो बहुत एक्साइटिंग, एक तो एक्साइटिंग फील्ड है जिससे अपना पूरा लाइफ काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक्चुअली जब हम काम करते हैं, कुछ काम ऐसे हैं अच्छे पैसे मिलते होंगे लेकिन थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं लाइफ में हम लोग। तो रिसर्च में खासकर, साइंस में खासकर पूरा लाइफ अपना गुजार सकते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होता है। बल्कि कई लोग सोचते हैं कि रिसर्च तो बहुत ही बोरिंग और ड्रैब है, पर आप कह रही हैं काफी एक्साइटिंग फील रही है। नहीं, मेरे ख्याल में तो बहुत एक्साइटिंग है, मेरे को वो ड्रैब नहीं लगता है। कुछ फेजेस में ड्रैब लगता है, जैसे जब पीएचडी कर रहे होते हैं ना लड़कियां, तो लड़कियां हो या लड़के हो, तो उनको थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है जब थीसिस बैठ के लिखना होता है, क्योंकि वो बोरिंग है, हर एक फुल स्टॉप, कॉमा, वो सब उस तरीके के स्टेज में होता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। और थियोरेटिकल रिसर्च भी जो करते हैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ थोड़ा कम लड़कियां जा रहे हैं, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स में लड़कियां बड़े अच्छी तरह कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत एक्साइटिंग है। मेरे ख्याल में तो रिसर्च और साइंस तो बहुत एक्साइटिंग है। कहाँ बोरिंग होता है मेरे ख्याल में, जब हम लोग रूटीन काम करते हैं। अगर कुछ साइंस ऐसा है ना जो चाहे कुछ एजेंसीज में ऐसे काम रूटीन काम हो जाता है, वो शायद बोरिंग हो जाए। और आपको क्या लगता है कि महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में? क्या क्या
प्रयास होने चाहिए, क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि फैमिलीज़ को फील करना चाहिए कि साइंस बहुत अच्छा फील्ड है लड़कियों के लिए, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा बहुत मेंटेन करने से पोजीशन भी अच्छा मिल जाता है आजकल, क्योंकि एज आई सेड लड़के तो और फील्ड्स में जा रहे हैं। तो हमारा देश का रिसर्च जो है, जितना मेरे को लगता है फ्यूचर में भी रिसर्च एरिया और ऐसी चीजें लड़कियां ही ज्यादा करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत जरूरत है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को तेज करते हुए विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, लेकिन खासतौर से ज्यादा जरूरी ये भी है कि सामाजिक और सांस्थानिक जो भेदभाव हैं उनको भी हटाया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाथ हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर होंगे हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।